नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश अखाड़ा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है बुलाया नहीं तो आया नहीं। जी हां, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की हार पर विश्लेषण लगातार जारी और इन सब के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान आया है और इस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार यह बयान दिया है। उन्होंने रामनिवास रावत की हार पर चिंता जाहिर की है, लेकिन प्रचार नहीं करने को लेकर जो स्पष्टीकरण दिया है उस पर एक अलग तरह की बहस छिड़ गई है। आखिर सिंधिया के बयान के पीछे के मायने क्या है और हार के बाद ही सिंधिया ने यह बयान आखिर क्यों दिया है, इसी को लेकर आज हम अखाड़ा में बात करने वाले। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। विजयपुर उपचुनाव में बुलाया नहीं गया या पुरानी बात ने आने नहीं दिया। रावत की हार पर सिंधिया के बयान से गरमाई बहस। मध्य प्रदेश बीजेपी में कलह की धमक। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने विजयपुर उपचुनाव में मिली बीजेपी की हार को लेकर अपने ही पार्टी को सवालों में खड़ा कर दिया। वो प्रचार के लिए क्यों नहीं आए, इसके जवाब में उन्होंने कहा, मुझे विजयपुर में प्रचार के लिए नहीं बोला गया। इस बयान में खुद की पार्टी को लेकर सिंधिया की नाराजगी झलक रही है। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। बीजेपी की हार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान विस्फोटक साबित हो सकता है, क्योंकि पहले यही माना जा रहा था कि जिस वक्त सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए तब रामनिवास रावत ने साथ नहीं दिया था। लेकिन अब जब रावत ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा तो पुरानी बातों की वजह से सिंधिया प्रचार में नहीं दिखे। लेकिन यहाँ तो सिंधिया कह रहे हैं कि पार्टी ने ही नहीं बुलाया। इधर कांग्रेस को भी तंज कसने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस कह रही है कि सिंधिया का अब बीजेपी से मोह भंग हो गया है। देखिए, ऐसा है कि किसी की शादी तो थी नहीं कि पीला चावल, या तो बीटी शर्मा का शादी मानते हैं तो बीटी शर्मा जी को पीले चावल भेजने थे। और सिंधिया जी को भूलना नहीं चाहिए कि उसी से सांसद है, उसी से केंद्रीय मंत्री है। लगता है कि सिंधिया जी का मन तो नहीं भरा गया भारतीय जनता पार्टी से। इधर सिंधिया के चुनाव प्रचार को लेकर दिए बयान पर फिलहाल बीजेपी संगठन ने चुप्पी साध ली है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री तक ये कह रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ही इस पर कुछ बता पाएगा। सर, ये ग्वालियर में बोल रहे हैं कि मुझे तो चुनाव प्रचार के लिए बुलाया ही नहीं गया। मुझे लगता है कि ये पार्टी का नेतृत्व बता पाएगा किसी की बातचीत हुई कि नहीं हो पाई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विजयपुर उपचुनाव प्रचार में नहीं आने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान दिया है उससे बीजेपी संगठन पर ही सवाल खड़ा होता है कि ग्वालियर चंबल में इतने प्रभावशाली नेता को दरकिनार क्यों किया गया, और अगर पार्टी ने सिंधिया को बुलाया फिर भी वो नहीं आए तो भी ये विश्लेषण का विषय है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खासकर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। ब्यूरो रिपोर्ट, IANS 24/7। तो बुलाया नहीं तो आया नहीं, तो क्या अब सवाल इसी बात को लेकर है कि बुलाया क्यों नहीं गया और बुलाया गया तो आए क्यों नहीं, और अब इस पर बात करने से आगे क्या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। अजय धौले जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय धौले जी, शुरुआत में आपसे ही करता हूं, आखिर बुलाया क्यों नहीं गया? क्या जिस तरह से यहां पर सिंघार जी कह रहे थे, उमंग सिंघार जी कहते हैं कि पीले चावल भेजकर नहीं बुलाया जाता है, तो क्या कुछ ऐसी जरूरत महसूस होती है पार्टी के अंदर भी कि उनका प्रचार की सूची में नाम तो है लेकिन उनको वो खुद से नहीं आए हैं? क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? देखिए सनी जी, मुझे लगता है लोकतंत्र में राजनीति का हम सब अपने अपने स्तर पर विश्लेषण कर सकते हैं। ये यदि विश्लेषण इस प्रकार से किया जाता है कि आदरणीय सिंधिया जी को विजयपुर उपचुनाव के लिए प्रचार के लिए नहीं बुलाया जाया तो ये बेमानी होगा। आदरणीय सिंधिया जी महाराष्ट्र की स्टार कैंपेनर लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी के उनका नाम रखा था और निश्चित रूप से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रचार
पश्चिम महाराष्ट्र की ऐसी कठिन विधानसभा सीटों पर किया जहां पे भारतीय जनता पार्टी को सीटें जीतनी सरकार की हमारी और सरकार लाना हमारी वहां की प्राथमिकता थी। निश्चित तौर पे विजयपुर, क्योंकि वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं और मध्य प्रदेश के बड़े नेता है, देश के बड़े नेता है, तो आवश्यकता हर किसी को लगती है कि एक बड़ा नेता अपने यहाँ पे भी आकर प्रचार करे। लेकिन संगठन निर्णय करता है किन नेताओं के कहाँ प्रवास लगाने हैं, संगठन की अपनी प्राथमिकताएं होती है और राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये सभी जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व था उन सभी को अपने अपने प्रवास लगाए थे। हमारे सामने महाराष्ट्र का चुनाव था, हमारे सामने झारखंड का चुनाव था और दोनों बड़े क्रुशियल स्टेट थे। तो महाराष्ट्र हम बहुत थंपिंग मेजोरिटी के साथ में जीते हैं। निश्चित रूप से विजयपुर की हार के लिए, जैसा कि आदरणीय सिंधिया जी ने भी कहा कि हम आत्मावलोकन करेंगे, हम चिंतन करेंगे कि हम लोग क्यों उस सीट को नहीं जीत पाए। लेकिन यदि कांग्रेस इस विषय पे प्रश्न खड़ा करती है कि सिंधिया जी को बुलाया नहीं गया, तो उनका नाम मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारकों कांग्रेस संगठन खड़ा कर रही है। आपको मैं बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा अजय जी, लेकिन ये तो खुद सिंधिया जी कह रहे हैं कि मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं आया नहीं। सिंधिया जी ने संगठन की ही बात की। संगठन ने उनके प्रवास महाराष्ट्र में जो प्रवास निर्धारित किए थे, उन्होंने महाराष्ट्र की पश्चिम महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, मराठवाड़ा का क्षेत्र है, वहां संगठन के लिए प्रचार भी किया। और आज हम महाराष्ट्र में जिस कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ में आए हैं, तो वहां हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का योगदान है। विजयपुर की बात में तो हम स्वयं कह रहे हैं कि हम ह्यूमिलिटी के साथ में, विनम्रता के साथ में। चलिए एक बार मैं आपको और थोड़ा अपडेट कर देता हूं। विजय जी, अजय जी, आपको शायद ये जानकारी है या नहीं है मुझे नहीं पता है, या आप बोलने से बच रहे हैं, लेकिन विजयपुर और बुधनी के लिए जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की गई, 6वें नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम उसमें मेंशन किया गया है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको आसानी से लिस्ट मिल जाएगी। तो फिर भी उसके बावजूद वो नहीं आ रहे, तो इसके पीछे की वजह क्या आपसी वैमनस्य माना जाए? मध्य प्रदेश के लिए भी स्टार कैंपेनर की लिस्ट में उनका नाम था। मैंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं की प्राथमिकताएं संगठन निर्धारित करता है कि उन कहां जाकर प्रवास करने हैं। तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति हैं, जब दो बड़े राज्यों के चुनाव चल रहे हैं तो संगठन, वो एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक सांसद हैं, संगठन ने उनकी आवश्यकता, उनकी प्राथमिकताएं वहां के हिसाब से तय की थी, जो उन्होंने दायित्व अपनी बखूबी निभाया है। लेकिन अब व्यक्ति के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने, जो मुझे लगता है एक्सटेम्पोर, अभी कोई पत्रकार पूछता है कि आप विजयपुर क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया जाता तो मैं आता। तो वो संगठन निर्धारित करता है कि कौन सा व्यक्ति कहां जाकर प्रवास करेगा, किसको कहां प्रचार करना है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है, वो निर्णय हम सभी के समक्ष है। चलिए आगे इस पर हम और बात करेंगे आपसे, लेकिन चूंकि भूपेन गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। भूपेन जी, आपसे सवाल यही है कि ठीक है, विजयपुर में आपको बड़ी जीत मिली है, सिंधिया जी का अपना एक अलग बयान है, लेकिन बुधनी में भी तो बड़े बड़े नेता आपकी तरफ से गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, आखिर वहां पर जीत नहीं मिली। और ये जो बयान आया है सिंधिया जी का, उस पर आप क्या कहेंगे दोनों को मिलाकर? आपकी आवाज नहीं आ पा रही भूपेन जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रमेश शर्मा जी, आप बारीकी से समझते हैं प्रदेश की राजनीति को, ये जो बयान आया है, इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, कैसे इसको समझा जाए? क्योंकि ये बात हम भी जानते हैं कि किस तरह से 2020 के वक्त जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों के साथ शामिल हुए थे, उस वक्त रामनिवास रावत ने उनका साथ नहीं दिया था। तो क्या अब की बार भी वही वजह मानी जाए? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ ये दो चीज होती है। तस्वीर का एक पहलू तो ठीक है, जो अजय धवले जी ने कहा है कि स्टार प्रचारकों की ड्यूटी पार्टी निर्धारित करती है कि आपको कहाँ जाना है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का महत्व जो था वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में उनकी भूमिका अधिक रही है, जैसा कि उनका। दूसरी एक बात जब आती है भाजपा की अंदरूनी राजनीति में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर के प्रदेश स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर अंदरूनी कोई राजनीति नहीं होगी। उसका एक कारण यह है कि सिंधियाओं का जो स्थान है वो भाजपा में, वो कांग्रेस में रहे हैं तब भी उनका एक स्थान अलग रहा। केवल एक चुनाव को अगर हम छोड़ दें, जो अटल जी का और माधवराव सिंधिया के बीच का हुआ था ग्वालियर का, उसके बाद कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा का सिंधिया जी के प्रति सदैव रहा है। लेकिन ग्वालियर की राजनीति में यह स्थिति नहीं है। ग्वालियर की राजनीति में अगर हम देखेंगे, खास तौर से विजयपुर में, तो वहां भाजपा को 3 अलग अलग कैंप वहां पर काम करते हैं। एक तो कांग्रेस का वो कैडर है, भाजपा का वो कैडर है जो पार्टी के लगा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा पद की प्रतिष्ठा की लाभ तो नहीं हो रहती, लेकिन एक पार्टी का एक कैडर है जो सिद्धांत से लगा हुआ है। दूसरा पार्टी का वो कैडर है जो कहीं ना कहीं पार्टी में तो है लेकिन सिंधिया जी को पसंद नहीं करता, अब उसके कारण जो भी हो सकते हैं। और तीसरा वो कैडर है जो सिंधिया जी के साथ कांग्रेस से आया हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे जो लग रहा है, क्योंकि रामनिवास जी रावत कांग्रेस में भी अगर रहे हैं वो,
तो वो सिंधिया जी के बहुत समर्थकों में से उनकी गणना नहीं होती थी। वो कहीं ना कहीं उनका कैंप एक अलग रहा है। हालांकि ऐसे कई कार्यक्रम रहे हैं कांग्रेस में, जब रामनिवास जी थे और ज्योतिरादित्य भी थे, मंच साझा किया है, एक दूसरे की प्रशंसा भी की है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में भी रामनिवास रावत जी का एक कैंप अलग था। तो बहुत स्वाभाविक है कहीं ना कहीं वो जो अंदरूनी है उसको ध्यान में रख करके पार्टी ने विजयपुर में ज्योतिरादित्य जी को ना बुलाया हो। लेकिन ये कुल मिलाकर के ये केवल आकलन है। बाकी चूंकि सिंधिया जी की भूमिका पार्टी ने जो तय की थी वो महाराष्ट्र के लिए तय की थी। ये दोनों तस्वीरें अपनी अलग अलग हैं। अब बाकी क्या ऐसा मामला है वो तो भीतर के ही लोग जाने, लेकिन ज्योतिरादित्य को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर भाजपा में कोई खींचतान होगी इसकी मुझे संभावना कम दिखती है। हाँ, ग्वालियर में खींचतान है उनको लेकर। जी बिल्कुल। चलिए भूपेन जी जुड़ चुके हैं। भूपेन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए भूपेन जी से संपर्क हम डबल साधने की कोशिश करेंगे, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे। लेकिन फिर से एक बार अजय जी आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। जिस तरह से अभी आपने रमेश जी को भी सुना है और जिस तरह से आपने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी को सुना था, उन्होंने ये कहा था कि बीजेपी से सिंधिया का मन भर गया है, इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है। साथ ही एक और बड़ी बात की, जैसे कि यहां पर बात हो रही है बार बार कि कांग्रेस से रामनिवास रावत आए, बीजेपी में आए, उनको वन मंत्री बना दिया गया और उसके बाद उनको टिकट भी दे दिया गया। तो क्या कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वही संगठन से नाराज थे और इसीलिए विजयपुर में हार का सामना करना पड़ा? सनी जी, मुझे लगता है यदि आंकड़े उठाकर देख लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हुए ये स्पष्ट नहीं होता। हम 18,000 से 2023 का चुनाव हारे थे और मात्र 7,228 वोटों से हमने अभी का उपचुनाव में हम लोग पराजित हुए। तो मुझे लगता है हम आकलन अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं, हमारी कहाँ कमी रहेगी, संगठन और अपनी कार्यपद्धति में किस प्रकार से विजयपुर को ठीक कर सकता है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का यह क्षण है। और निश्चित रूप से आगामी समय में हम विजयपुर किस प्रकार से जीत सकते हैं इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। लेकिन आदरणीय सिंधिया जी ने जो कह दिया कि उन्हें बुलाया जाता और उसी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना कि भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक नहीं है, तो मुझे लगता है ये जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं वो इस प्रकार की बातों को बेतुकी ही समझेंगे, क्योंकि भाजपा इस प्रकार से काम नहीं करती। हमारे लिए जो हमारा कमल का फूल है वो हमारा ही प्रत्याशी होता है और जहां पे भी कमल का प्रत्याशी खड़ा है वहां पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता, हमारा सारा नेतृत्व प्रण प्राण से उस व्यक्ति को जिताने के लिए प्रयासरत रहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि हमारे समक्ष दो बड़े चुनाव थे, महाराष्ट्र का, झारखंड का, और आदरणीय सिंधिया जी देश के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका वहां के स्टार प्रचारकों की सूची में भी नाम था। वो खुद मराठी पृष्ठभूमि से आते हैं, तो महाराष्ट्र एक बड़ा ही क्रूशियल स्टेट था जहां उनका संगठन ने, वहां हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनका उपयोग लिया। और निश्चित रूप से भाजपा की कार्यप्रणाली जो लोग जानते हैं वो स्पष्टता के साथ में जानते हैं, जहां संगठन का आदेश जाता है, जहां संगठन प्रवास निर्धारित करता है, वहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी प्रवास करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार की परिपाटी भारतीय जनता पार्टी में चली आई है। मुझे लगता है इस बात की कि वो आदरणीय सिंधिया जी विजयपुर नहीं आए और वो फिर रामनिवास रावत जी की अदावत का ये जो कांग्रेस, और देखिए पूरे विषय को कांग्रेस किस प्रकार से पॉलिटिसाइज करने का प्रयत्न कर रही है कि विजयपुर में वो जीत गए। मुझे लगता है अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने की जगह, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की जगह कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हारी है इस प्रकार ही अगर विश्लेषण करते रह जाएंगे तो वो दिन दूर जब नहीं जब कांग्रेस फिर से विजयपुर हार जाएगी, क्योंकि हम मानते हैं कि चलिए भूपेन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको थोड़ा वक्त देंगे हम, क्योंकि बहुत देर से हम उनसे कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। भूपेन जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बराबर सुन रहा हूं। भूपेन जी मेरा सवाल यही था आपसे कि सिंधिया जी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं, और दूसरी बड़ी बात कि स्टार प्रचारक तो बुधनी में आपकी पार्टी से भी गए थे लेकिन वहां पे परिणाम वैसे नहीं आए जैसे आप सोच रहे थे। ये तो आपका सोचना है। जहां पर हम 1,05,000 वोट से हारे थे वहां पर जीत का अंतर जो है 10,000 में सिमट गया है। ये बीजेपी ने वोट खोए हैं कि हमने खोए हैं? और जो है ये परिस्थिति सीधी सामने है। दूसरी चीज जो है, धवले जी बार बार ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ये कर रही, कांग्रेस वो कर रही। तो सिंधिया जी ने कांग्रेस के कहने से बयान दिया है। सिंधिया जी खुद बता रहे हैं कि साहब मुझे बुलाया नहीं गया इसलिए मैं गया नहीं। अब नहीं बुलाया गया तो इसका मतलब क्या है, ये धवले जी समझाएं। और जो है अगर ये सीटें महत्वपूर्ण नहीं थी मध्य प्रदेश की उपचुनाव की सीटें, यही तो रामनिवास रावत कह रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया पार्टी। जब जो एक रामनिवास रावत की बात जो है, जो सिंधिया जी उसको जो है अप्रूव कर रहे हैं, यही तो बात है। इसकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये इसको समझाएं वो।
रामनिवास रावत भूपेंद्र जी, क्या पहले आपको भी के- लगता है कि 2020 में चूंकि रामनिवास रावत ने सिंधिया जी का साथ नहीं दिया था, यही एक प्रमुख वजह इसके पीछे की रही होगी? ये तो सिंधिया जी बता सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, और वो दाल जो है इसीलिए पकी नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं इनके वोट बढ़ गए। भारतीय जनता पार्टी को जो है किसी भी तरह से लपसी खाने में कोई इतना आनंद आता है। 18,000 वोट से पहले हारी थी बीजेपी, अभी 9,000 वोट से 8,000 वोट से अभी हार गई। तो वो जो कैंडिडेट जो चुरा के ले गए थे 18,000 वाला, उन दोनों को जोड़ो तो अभी 30,000 से हार रहे हो आप। तो ये 30,000 इनके वोट बढ़ गए हैं क्या? ये जो है ये मीठा मीठा खाने के चक्कर में ये जो जिस तरह के तर्क और लॉजिक ये पैदा करने की कोशिश करते हैं, सारी जनता भी हंसती है उस पर, और पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हंसते ही हैं। ये इन्हें समझाना चाहिए कि वो जो वोट माइग्रेट करने के चक्कर में आपने हमारा गुलदस्ते से फूल चुराया था, वो माइग्रेट क्यों नहीं हुई वोट? इसको चलिए समझाओ संक्षिप्त में आप। प्रतिक्रिया अजय जी, संक्षिप्त में प्रतिक्रिया, फिर मुझे रमेश जी के पास जाना है। मैंने सनी जी जैसे अपने शुरुआती वक्त में यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार का विश्लेषण कर रही है कि हम हारे, निश्चित तौर पे हम हारे, हम हार स्वीकार करते हैं, विनम्रता के साथ में हार स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भूपेंद्र जी काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और काफी वरिष्ठ हैं हमारे से, ये राजनीति को अच्छे भली बात समझते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस अगर इस बात पे खुशी मना रही है कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की अंतरकलह चल रही है और आपको लग रहा है कि रामनिवास रावत जी और सिंधिया जी का ये कोई फियास्को बन जाएगा, तो मुझे लगता है भूपेंद्र जी विजयपुर की हार से भारतीय जनता पार्टी तो ये लग रही है कि हम आत्मावलोकन करेंगे। मध्य प्रदेश में जो स्थिति हुई है, 29 की 29 लोकसभा सीटें हारे हैं। आप जो सरकार में आने का जो दम्भ भर रहे थे, आप मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर रह गए। और अगर इसी पैरामीटर पे जाए तो आपके नेता कमलनाथ जी पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो मध्य प्रदेश में दोनों विधानसभा सीटों पर प्रचार के लिए नहीं आए। तो ये अगर पैमाना है कि कौन प्रचार के लिए आया और किसकी वजह से सीटें जीती, तो मुझे लगता है जीतू पटवारी को तो विजयपुर के हार के लिए, जीत के लिए कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है। सारा का सारा क्रेडिट नीतू सिकरवार जी को, जयवर्धन सिंह जी को दिया जा रहा है। तो लेकिन क्या आप भी दे रहे यही क्रेडिट नीतू सिकरवार जी को, आप भी दे रहे हैं क्या? हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आपके नेताओं के ट्विटर, भूपेंद्र जी आपके क्रेडिट यार। चलिए फाइनल कमेंट ले लेता हूं मैं। रमेश जी फाइनल कमेंट आपसे। ये जो विजयपुर की हार है, ये कहां जाके दोनों संगठनों के लिए रुकेगी और इससे कौन कितना सबक लेगा? देखिए, कुल मिलाकर के विजयपुर की हार का मुझे लगता नहीं कि भाजपा पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा या सिंधिया जी पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। विजयपुर की हार जो है वो आसपास रामनिवास जी रावत के आसपास रह जाएगी। सच क्या है ये तो मुझे पता नहीं, भूपेंद्र जी और अजय धबले जी बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं रामनिवास रावत को भाजपा में लेने के लिए जो लोकल का कार्यकर्ता था वहां का, वो भी बहुत ज्यादा तैयार नहीं था उनको लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के वो जो चुनाव प्रचार में भी बहुत सारी चीज देखी गई। एन वक्त पर अगर आपको ध्यान हो, भाजपा ने विजयपुर में नरेंद्र सिंह जी तोमर को लगाया था। सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष किसी राजनीतिक कैंपेन में लगते नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनको चूंकि कार्यकर्ता, चूंकि उस क्षेत्र का, भिंड मुरैना क्षेत्र का कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर जी से प्रभावित रहता है, तो कुल मिलाकर के कार्यकर्ता को मनाने के लिए उनको भी पार्टी ने लगाया। तो जो निचले स्तर का कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं रामनिवास जी रावत को पचा नहीं पा रहा था। मुझे उनकी हार का सबसे बड़ा कारण यही लगता है। अब बिल्कुल आपका जो विश्लेषण है बिल्कुल सही साबित होता भी मालूम पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एकाएक कोई पार्टी छोड़कर आता है और उसको वन मंत्री भी बना दिया जाता है, उसको टिकट भी दे दिया जाता है, उसी सम्मान के साथ पार्टी में उसको आगे बढ़ाया जाता है। इस बात का कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं पर नेगेटिव इंपैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखाई दिया। शायद यही वजह रही कि परिणाम इस तरह से सामने आए हैं, लेकिन समय हमें रोक रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का, अजय धवले जी आपका, भूपेंद्र गुप्ता जी आपका, रमेश शर्मा जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो बुलाया नहीं तो आया नहीं, सिंधिया का तो ये जवाब आया है। लेकिन प्रदेश की जो राजनीति है वो हर दिन लगातार बदल रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दिनों राजनीति में विचारधारा से ज्यादा महत्वाकांक्षा हावी होती जा रही है, ऐसे में भविष्य में क्या दोनों ही दलों में विचारधारा कहीं और रह जाएगी और महत्वाकांक्षा ही हावी रह जाएगी क्या? ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की कोशिश हम करेंगे। लेकिन इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।